हेलो भाई बहनों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शिक्षा विद यशस्वी। आप सभी विद्यार्थियों का हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं और बहुत बहुत आभास हर्ष हो रहा है हमें बताते हुए कि आज से हम लोग यहाँ अपना चैप्टर जो है गति मोशन जो कि स्टार्ट करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गति के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं उनका हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे और डेरिवेशन करेंगे और जिनके लिए सूटेबल हम लोग न्यूमेरिकल्स होंगे उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं अपने वीडियो में आगे। चलिए गति मोशन स्थिति परिवर्तन को ही गति कहते हैं, जैसे चलती हुई गाड़ी तथा हिलते हुए पेड़ इत्यादि। गति कई प्रकार के होते हैं, जैसे सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति। जैसे यदि कोई एक रेखीय स्थिति में गति करता है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरा अनियमित गति, जब कोई अनियमित रूप से गति करता है तो उसे अनियमित गति कहते हैं। दोलनीय गति तथा कंपन गति, जब कोई अपने स्थान से स्थानांतरित हो पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाए, यदि यह रैखिक स्थिति में हो रही है तो इसे ही दोलनीय या कंपन गति कहते हैं। घुर्डी गति, यदि कोई केंद्र के परितः गोल गोल अपने स्थान पर ही घूम रहा हो तो इस गति को घुर्डी गति कहते हैं। तथा यदि कोई केंद्र के परितः एक वृत्तीय पथ पर गोल गोल घूम रहा हो तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। इस प्रकार गति कई प्रकार के होते हैं। चलिए अब देखते हैं अदिश व सदिश राशियाँ। जिन राशियों के भौतिक राशियों के परिमाण की केवल आवश्यकता पड़ती है, उनके दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसी राशियों को अदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ऊर्जा, दूरी इत्यादि। साथ ही वे भौतिक राशियाँ जिनके मान को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसे राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे विस्थापन वेग, त्वरण बल, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र इत्यादि। किसी वस्तु द्वारा एक समय में तय की गई पथ की लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। समय के सापेक्ष विस्थापन को वेग कहते हैं। समय के सापेक्ष दूरी को चाल कहते हैं। दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योग तथा उनकी संख्याओं के भागफल को उन राशियों का औसत कहते हैं। औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत चाल कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय। त्वरण समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब देखते हैं ग्राफ डायग्राम। वेग के लिए, जब वेग शून्य हो, एक समान वेग वृद्धि, एक समान वेग मंदन, असमान वेग वृद्धि, असमान वेग मंदन। त्वरण के लिए ग्राफ डायग्राम। जब त्वरण शून्य हो, एक समान त्वरण वृद्धि, एक समान त्वरण मंदन, असमान रूप से त्वरण में वृद्धि, असमान रूप से त्वरण में मंदन। आइए अब देखते हैं गति के समीकरण। जैसा कि हम
यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुका है कि कैसे हम त्वरण का वेन आरेख खींचते हैं, डायग्राम, लीनियर डायग्राम खींचते हैं। उस हिसाब से अगर हम यहाँ देखें, अगर हम एज्यूम करते हैं ये यहाँ से यहाँ तक इसका जो वैल्यू है जो कि यहाँ नीचे दिया हुआ है t है, और ये इसे इधर से इधर का ये जो है ये वेग है, ये समय और वेग के मध्य जो हम आरेख खींचते हैं वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। अर्थात यहाँ पे पॉइंट बी से ए तक को जो रेखा जा रही है ये हमारे त्वरण को प्रदर्शित करती है। अब अगर हमें इसको प्रदर्शित करना है तो हमको इसके AC अपान में BC का एलिमेंट लेना पड़ेगा, जो भी हमको यहाँ पे प्रस्तुत करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, चूंकि हमें BC का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे डायग्राम में यहाँ BC O और D एक चतुर्भुज बनाते हुए नजर आ रहा है, जो कि अगर ध्यान से देखें तो समांतर चतुर्भुज के हिसाब से दिख रहा है। इसलिए BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं BC इज इक्वल टू OD। अब चूंकि हमें डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि OD की वैल्यू जो है वो T है, इसीलिए जो है हमारे BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, T हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो O से लेके E तक की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे V है। O से जो E तक की वैल्यू है वो क्या है, O से E तक की वैल्यू जो है V है, और O से B तक की वैल्यू U दी हुई है, O से B तक की वैल्यू U दी हुई है। अब हमें बताइए कि आपने जब रेखा पढ़ा होगा तो रेखा में अंतर से अंतिम रेखा तथा अगर कोई पॉइंट दिया वहां तक के रेखा का अगर मान दिया हो तो उसको घटा दो तो बची हुई दूरी का मान मिल जाता है। उस हिसाब से अगर हमको B से E की डिस्टेंस चाहिए तो उस हिसाब से हमको O से E में से O से B को घटाना होगा। उस हिसाब से O से E से माइनस करते हैं O से B से, तो हमको क्या बचता है, B से E बचता है। अब अगर हम GE की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो E की वैल्यू, OE की वैल्यू और OB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो कि V माइनस U हो जाएगा। हमें B और E की वैल्यू मिल गई है। अब अगर हम ध्यान देखें और ध्यान दें तो इस चतुर्भुज के समान ही यह चतुर्भुज भी गतिविधि करता है। इस हिसाब से B और E जो है वो A और C के बराबर होगा। इसलिए चूंकि BE इज इक्वल टू AC, इसीलिए AC इज इक्वल टू V माइनस U। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज जो आपके सामने दिख रहा है, इस त्रिभुज के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि इस रेखा के प्रदर्शन को प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन बटा समय के दर को कहते हैं, कि समय के प्रति दर को कहते हैं। इसलिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू डेल V अपॉन T। अब हमें यहाँ पे वेग परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अब इस वेग परिवर्तन को प्रदर्शित करना हमें, तो ये हमारा वेग परिवर्तन है जो कि यहाँ से यहाँ गया है। तो हम इससे इनिशिएट करके हमने जो वैल्यू निकाला BE का, जो कि AC के बराबर है, उस वैल्यू को इस जगह पे पुट कर देंगे, जो कि हमारा क्या है, V माइनस, जैसा कि हमने अभी देखा था कि इसके वैल्यू के जगह हमें इसके अंतर के वैल्यू जो कि AC का वैल्यू वो पुट करना है, जो कि हम यहाँ से AC की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दिए। अब अपॉन में हमें समय डालना, जो कि हमें OD का वैल्यू जो कि BC के बराबर है, T मालूम है। अब हम उस T की वैल्यू को यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लियो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। अब हमने जो कह लीजिए पश्चांतर करना है, अब ये अपॉन में ये इसके साथ डिवीजन कर रहा है, भाग दे रहा है, T जो है ऊपर वाले एलिमेंट के साथ भाग दे रहा है। हम इसको बराबर के चिन्ह के उधर पश्चांतर करेंगे, तो पश्चांतर करने के साथ साथ ये जो T है इसके साथ भाग दे रहा है, तो पश्चांतर के बाद क्या करें, ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ऑपोजिट ऑपरेशन करने लगता है। तो अगर भाग कर रहा है तो गुणा करेगा, गुणा कर रहा है तो भाग करेगा, जोड़ कर रहा है तो घटाना करेगा, घटाना कर रहा है तो जोड़ करेगा। उस हिसाब से T या K के साथ क्या करने लगेगा, गुणा करने लगेगा। A into T इक्वल टू V माइनस U। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं गुणा करके, नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं V माइनस U। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो जो U है V के साथ माइनस फॉर्म में है, तो अगर हम U को पश्चांतर करते हैं बराबर चिन्ह के इधर, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ AT प्लस U इज इक्वल टू V। अब इसको हम क्या करते हैं, V को इधर भेज लेते हैं और इन दोनों वैल्यूज को उधर भेज देते हैं, एक सीधी तरीके से लिखने के लिए। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये जो है वो आपकी गति के प्रथम समीकरण का निगमन है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो अब हम देखेंगे कि गति का जो कि स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ये करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे वापस से डायग्राम में देखना होगा। अगर हमको स्थिति को दर्शाना है तो स्थिति को दर्शाने के लिए जो विस्थापन है, हमें ये जो फिगर में ऊपर ट्राइंगल है और यहाँ पे जो नीचे ये आपको दिख रहा है, इन दोनों का क्षेत्रफल को निकालना है। चलिए बाइफिगर हम लोग इसको निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आयत के ऊपर बात करते हैं जो कि इसकी इनिशियल पॉइंट जो है वो है। हमें फिगर के माध्यम से दिख रहा है कि यहाँ O से B और O से D बेस एंड O से D हाइट है। अब हमको पता है एक हमें अगर वो चतुर्भुज का आयतन निकालना हो तो आयतन नहीं सॉरी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई निकालनी होती है। अब हम यहाँ डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है वो O से D है और इसकी जो चौड़ाई है वो O से B है। तो हम यहाँ पे लंबाई लिख देते हैं O से D और गुणे चौड़ाई लिख देते हैं O से B। फिगर में हमने उसकी वैल्यूज देखी हुई है कि लंबाई का वैल्यू क्या है T और इसकी चौड़ाई की वैल्यू क्या है U। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। याद रखिएगा इसे। अब हम आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो आप डाउन भी कर सकते हो। तो ABC होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। जैसे कि हम जानते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पे त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABC में देखिए आधार आपको दिख रहा होगा BC जो कि हमारा आधार है। अब इसके पहले वाले जो हमने गति का प्रथम नियम समीकरण देखा था उसमें हमने देखा था किस तरीके से जो BC है वो OD के बराबर है। मतलब कि हमको पता है BC = OD = T। ये वैल्यू हमको पता है तो इसकी वैल्यू जो है T, ठीक। और हमें इसकी ऊंचाई की जो हमें AC का मान है ये भी हमने पिछले टॉपिक पे देखा हुआ था प्रथम नियम में कि किस तरीके से जो हमारा ये AC है वो BE के इक्वल में होगा। मीन्स जो AE है AC है = BE होगा जो कि B - U के इक्वल में होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक। चलिए आधार की वैल्यू क्या है T है। अब इसको हम लिख लेते हैं, इसे हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पूरे स्ट्रक्चर के लिए जो कि OBACD है, इस पूरे स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो आकृति OBAD के लिए क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस ABC का क्षेत्रफल प्लस OBCD का क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे, इसको बना देते हैं हम समीकरण नंबर 3, ठीक। समीकरण पहले व दूसरे का मान समीकरण तीसरे में रखने को, समीकरण पहले और दूसरे का मान जो कि हमको पता है समीकरण पहले और दूसरे का मान वो हम क्या करेंगे समीकरण तीसरे में पुट करेंगे।
इसकी वैल्यूज हमारी आई थी u इंटू टी, फाइनल वैल्यू ut, और हमारे इसकी वैल्यू क्या आई थी, जो कि आई थी t कोष्टक में v माइनस यू और अपान में अपान में 2। जब हम गति के प्रथम समीकरण को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक इक्वेशन देखा हुआ था जो कि इस डायग्राम के अंदर त्वरण की गति को त्वरण की रेखा को प्रदर्शित करता था, जो कि था a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ से t को 75 कर देंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू के टी प्राप्त होगी। ये आपके स्क्रीन पर शो नहीं कर रहा होगा, इसलिए उसको उठा के ऊपर लिखते हैं। हमें फाइनल वैल्यू क्या दिखेगी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, जो t को 75 करने के बाद हमको मिलेगा v माइनस यू इज इक्वल टू के टी। इस वैल्यू को हम इस v माइनस यू के वैल्यू को यहाँ पे a t के साथ रिप्लेस करते हैं, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ut प्लस टी इंटू के अपॉन 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे t रहेगा। अब हम लोग इसके फाइनल वैल्यू को ऊपर लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग में कोष्टक के बाहर टी था, अंदर पे एटी के साथ गुणा करेगा, तो हमारा फाइनल वैल्यू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो कि हमारे सामने आ जाएगा। इस प्रकार हमारे गति के द्वितीय नियम, जो कि संबंध दर्शाता है किसमें, स्थिति और समय के बीच, यह यहाँ पे हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। इस नियम को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, गति के प्रथम समीकरण के साथ निगमन किया, उसके बाद हमने गति के द्वितीय समीकरण का निगमन किया। अब हम अगर गति के तृतीय समीकरण के निगमन की बात करें तो उसमें हमें गति के प्रथम नियम और गति के द्वितीय नियम के समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ हमने गति के प्रथम नियम का समीकरण लिखा हुआ, यहाँ द्वितीय नियम का समीकरण लिखा हुआ। चलिए, गति के प्रथम नियम के समीकरण के साथ थोड़ा सा बदलाव करते हैं। यहाँ हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इजीली u के वैल्यू को पश्चांतर करेंगे और उसके साथ a की वैल्यू को पश्चांतर करेंगे। इसको हम बनाते हैं समीकरण नंबर 3, और समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। आप इसको डाउन कर लिए होंगे, हम इसको इरेज करते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ पे जो t की वैल्यू हमने निकाली है, इस t की वैल्यू को उसमें पुट करेंगे। ये हमारे t की जो वैल्यू समीकरण 3 था, इसकी वैल्यू को हमको इसमें पुट करना है। चलिए करते हैं। ये u अंदर के साथ गुणा करेगा, u भी माइनस u का स्क्वायर अपॉन प्लस 1/2 a, ये हो जाएगा v माइनस u का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। चलिए इसके आगे देखते हैं। ये a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस यहाँ पे हम इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसको तोड़ेंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स में। चलिए तोड़ते हैं, b माइनस बी स्क्वायर पर
प्लस 1/2। यहाँ देखेंगे ऊपर में 2a है, सॉरी एक a है, तो नीचे में a स्क्वायर मतलब a इंटू ए है, तो एक a से हम यहाँ पे एक a को काट देते हैं, फाइनल में हमारे पास एक a बचता है। अब रही बात इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2u v। क्योंकि हमारे बाहर में प्लस है और अंदर की वैल्यूज में, अब फाइनली जब हम इसको और इसके डिनोमिनेटर माने हर को जब बराबर करेंगे तब ऊपर की वैल्यूज को एक साथ लिखेंगे। अगर आप ऊपर का नोट डाउन कर ली हो या स्क्रीनशॉट ले ली हो तो उसको रीच कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 2a है, यहाँ डिनोमिनेटर में a है, माने इसके हर में 2a है और इसके हर में a है, तो हम क्या करेंगे यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। गुणा करते हैं तो ये अंदर गुणा करेगा तो 2u भी हो जाएगा, ये गुणा करेगा माइनस 2u स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2a प्लस इसको हम लोग बाहर का गुणा करें प्लस माइनस सॉरी प्लस प्लस प्लस, ये प्लस प्लस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस अपन 2, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर मैंने दोनों का हर बराबर, इसलिए दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। इन वैल्यूज को देखते हैं। चलिए अब क्या करते हैं हम यहाँ पे ध्यान देंगे अगर तो यहाँ 2uv प्लस में है और यहाँ पे 2uv माइनस में है, जो कि एक दूसरे का अपोजिट है, इसको काट देंगे और नॉर्मली सॉल्व से इसको आप उतार लेंगे, इसको डिलीट कर इरेज कर देंगे इसको। चलिए यहाँ u स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे u स्क्वायर के आगे -2 है, तो -2 इस u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस u स्क्वायर बचेगा, प्लस वाले एलिमेंट को पहले लिखते हैं कि टोटल वैल्यू s के इक्वल टू, अब यहाँ पे 2a को क्या करेंगे हम पश्चांतर कर देंगे, अब यहाँ पे माइनस वाले एलिमेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए बराबर के चिन्ह लेकर पश्चांतर करते हैं। और इस प्रकार हमारे तृतीय नियम का समीकरण का निगमन समाप्त होता है। तो चलिए अब इस टॉपिक खत्म होने के बाद हम मिलते हैं अब आपसे अगले टॉपिक में।